हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे चैप्टर 11 जो क्लास 12th का इकोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है पॉपुलेशंस के बारे में, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में, एज पिरामिड में जिसमें एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग पिरामिड्स के बारे में हमने समझा, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके मेन जो फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं या तो इंक्रीज़ करने में या तो डिक्रीज़ करने में पॉपुलेशन डेंसिटी को, वो है नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। नेटालिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, मोर्टालिटी डिक्रीज़ करता है, इमिग्रेशन इंक्रीज़ करता है और एमिग्रेशन डिक्रीज़ करता है। यहाँ पर एक इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं और इस इक्वेशन पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे डिपेंडेंट है ये हमने समझ लिया है। फिर ग्रोथ मॉडल्स के बारे में हमने समझा जिसके दो बेसिकली टाइप्स हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये इक्वेशन है dn/dt इज इक्वल्स टू rn, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ये हमें पता है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसका इक्वेशन है dn/dt इज इक्वल्स टू rn ब्रैकेट में k-n/k। इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और उस लिमिटिंग फैक्टर को लिमिटिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी से डिनोट किया जाता है, यानी कि के से इस इक्वेशन में। फिर हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के बारे में समझा, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में हमने समझा, और ये जैसे दो स्पीशीज़ के बीच का इंटरैक्शन से म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब हमने समझ लिया है। सो आज बेसिकली सबसे पहला जो ये इंटरैक्शन है उसे डिटेल में स्टार्ट करना है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। प्रेडेशन है टॉपिक। प्रेडेशन में जो देखो, प्रेडेशन नेचर के नज़रिए से जो प्रेडेशन है उसे कहते हैं ट्रांसफ़र करना एनर्जी को, जो प्लांट्स एनर्जी को फिक्स करता है उसे हायर ट्रॉपिक लेवल्स तक ट्रांसफ़र होना ही प्रेडेशन कहेंगे नेचर के नज़रिए से। जब हम सोचते हैं प्रेडेटर और प्रे के बारे में तो मोस्ट प्रोबेबली एक टाइगर और एक डियर हमारे माइंड में आएगा, एक स्पैरो माइंड में आएगा। एक स्पैरो नहीं आएगा माइंड में जो सीड खा रहा है, क्योंकि वो एक प्रेडेटर नहीं है। ऑल्दो एनिमल्स जो हैं जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें सेपरेटली हर्बीवोर्स में कंसिडर किया जाता है। ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट जो है वो अलग नहीं है प्रेडेटर्स से, ठीक है। बिसाइड एक्टिंग एज conduits for energy transfer across trophic levels, predators play other important roles। यानी कि सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफ़र करने के अलावा, ट्रॉफिक लेवल्स के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफ़र करने के अलावा भी प्रेडेटर का इम्पॉर्टेंट रोल है। वो प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन प्रेडेटर्स के लिए प्रे स्पीशीज़ उनके पॉपुलेशन डेंसिटी को बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीशीज़ कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। प्रे जो है वो अगर हाई अपना पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर अचीव कर ले बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो इकोसिस्टम को इनस्टेबल कर सकता है। When certain exotic species are introduced into a geographical area, किसी भी जोग्राफिकल एरिया में जब ऐसे एक्सोटिक स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो इन्वेसिव हो जाते हैं और स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं उस लैंड पर जिधर उन्हें डाला जाता है,
और उनके पास तो कोई नेचुरल प्रेडेटर होता नहीं है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। जो प्रिकली पियर कैक्टस था उसे इंट्रोड्यूस किया जाता गया था ऑस्ट्रेलिया में अर्ली 1920s में, जिसने हैवॉक कॉज कर दिया। और जो वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया, वो मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंजलैंड में वो स्प्रेड हो गया, ठीक है, काफ़ी कम समय में ही। फाइनली जो इन्वेसिव कैक्टस था उसे कंट्रोल में लाया गया बाय ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, अ मॉथ। यानी कि देखो, नेचुरल हैबिटेट से मॉथ को लिया गया, वो कैक्टस पर फीड होता है तो उसको उस एरिया में डाला गया, जिससे कि जो ये प्रिकली पियर कैक्टस था वो कंट्रोल में आ गया, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर एडॉप्टेड in agriculture. Pest control are based on the ability of the predator to regulate prey's population. देखो, एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्ट किए गए, वो प्रेडेटर का प्रे के पॉपुलेशन को रेगुलेट करने की कैसी एबिलिटी है उस पर बेस्ड था। प्रेडेटर्स मेंटेन एक डाइवर्सिटी, कम्युनिटी में एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए भी काम आते हैं, क्योंकि वो रिड्यूस कर देते हैं कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज़। जो प्रे स्पीशीज़ हैं उनके बीच के कंपटीशन के इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कि इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टारफिश पिसेस्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में। और एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में जब जितने भी स्टारफिश थे, जब एक पर्टिकुलर एनक्लोज्ड एरिया से उन्हें अगर रिमूव कर दिया गया तो मोर देन 10 स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर उन स्टार फिश के रिमूव होने की वजह से वहाँ पर प्रेजेंट 10 स्पीशीज़ जो इनवर्टिब्रेट्स के थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया। अगर प्रीडेटर ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है प्रे को, तो प्रे एक्सटेंट हो सकता है और प्रेडेटर भी एक्सटेंट हो सकता है, क्योंकि उन्हें तो फिर खाना ही नहीं मिलेगा। प्रे तो एक्सटेंट हो जाएगा क्योंकि प्रेडेटर बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है उसे, और प्रेडेटर खुद भी भूख से मर जाएगा। यही रीज़न है कि प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रे स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हुए हैं अलग अलग डिफेंसेस के साथ, ताकि प्रेडेशन का इम्पैक्ट उन पे कम हो सके। कुछ स्पीशीज़ जो है इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स के, वो क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, यानी कैम्यूफ्लेज होते हैं, ताकि उन्हें जल्दी डिटेक्ट ना किया जा सके प्रेडेटर के द्वारा। कुछ पॉइजनस होते हैं तो प्रेडेटर्स नहीं खाते उसे, जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो हाईली डिसटेस्टफुल होता है प्रेडेटर के लिए। और क्योंकि जो वो उसके बॉडी पर एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है, और ये स्पेशल केमिकल कैसे आया, जब वो बटरफ्लाई को ये स्पेशल केमिकल मिलता है कैटरपिलर स्टेज पे, जब वो एक पॉइजनस वीड को खा लेता है। तो प्लांट्स में हर्बीवोर्स प्रेडेटर्स हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफैगस, यानी कि वो फीड होते हैं प्लांट के सैप पे और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स पर। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है। प्रॉब्लम जो है पर्टिकुलरली ज़्यादा जो प्रॉब्लम है प्लांट्स में एनिमल्स से ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भाग नहीं सकते प्रेडेटर्स से। प्लांट्स ऐसे इवॉल्व हुए, उन्होंने ऐसे मॉर्फोल इस चीज़ से बचने के लिए, तो उनमें एवोल्यूशन हुआ इस टाइप से, वो ऐसे इवॉल्व हुए
कि उनका मॉर्फोलॉजिकल और जो केमिकल डिफेंस था वो काम किया हर्बीवोर्स के अगेंस्ट में। जैसे थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं कैक्टस और एकाशिया के पे, ये एक मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स है डिफेंस के लिए। दूसरे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं या स्टोर करते हैं केमिकल्स जो हर्बीवोर्स को सिक कर देगा अगर वो उसे खा लेंगे तो वो इनहिबिट कर देगा फीडिंग को या डाइजेशन को, और या तो उसका रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देगा या तो उसे मार ही देगा। ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे प्लांट्स में। इसका एग्जाम्पल है कि जो कैलोट्रोपिस वीड है जो अबंडेंट फील्ड्स में ग्रो करते हैं, वो प्लांट प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसीलिए कोई भी कैटल या फिर गोट उस प्लांट को खाने नहीं जाता। कोई भी कैटल हो तो उसमें पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है कैलोट्रोपिस में। एक वाइड वैरायटी केमिकल सब्सटेंसेस का एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से कमर्शियल स्केल पर। जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइशनाइन, ओपियम, ये ऐसे कमर्शियल यूज़ के लिए इन सब्सटेंसेस को प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक्चुअल में ना डिफेंसेस के लिए बने हैं प्लांट्स में, ताकि वो प्रेडेटर्स से, ग्रेजर्स से, ब्राउज़र्स से अपने आप को बचा सके। तो ह्यूमन ने इसके भी रिक्वायरमेंट्स बना लिए अपने। नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन। जब डार्विन ने स्ट्रगल के अपने एग्जिस्टेंट और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात उसने जब उठाई, तो वो कन्विंस था कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ये एक पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। ऐसा जनरली माना जाता था कि कंपटीशन अकर होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जब एक ही रिसोर्स के लिए जो लिमिटेड है उसके लिए compete करते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। सबसे पहले जो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो भी सेम रिसोर्स के लिए compete कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में जो फ्लेमिंगोस विज़िट करते हैं और जो रेजिडेंट फिशेस होते हैं वो compete करते हैं सेम कॉमन फूड के लिए, जो कि है जू प्लैंकटन। उस लेक में जो जू प्लैंकटन प्रेजेंट है उसके लिए दोनों compete करते हैं। फ्लेमिंगोस जो दूसरी जगह से उड़कर आते हैं उस जगह पे, और जो फिशेस उस लेक में प्रेजेंट होते हैं, बोथ ऑफ देम फाइट फॉर द सेम रिसोर्स, कॉमन फूड, जू प्लैंकटन। सेकेंड में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटिंग नहीं भी हो उसका लिमिटिंग होना ज़रूरी नहीं है कंपटीशन के लिए। रिसोर्सेज का लिमिटिंग होना ज़रूरी नहीं है कंपटीशन के लिए। इंटरफेरेंस कंपटीशन में फीडिंग एफिशिएंसी इज one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species। यानी कि इंटरफेरेंस कंपटीशन में जो फीडिंग एफिशिएंसी है एक स्पीशी का वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी अगर ज़्यादा अमाउंट में फूड इनटेक कर रहा है तो वो दूसरे स्पीशीज़ के लिए कम कर देगा उस रिसोर्स को। और अगर रिसोर्स यानी कि फूड और स्पेस अबंडेंट हैं, ऐसा भी होगा तो भी ऐसा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, measured in terms of R, the intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of another species। यानी कि अगर कंपटीशन को बेस्ट डिफाइन किया जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज़ का फिटनेस सिग्निफिकेंटली कम होता है अगर दूसरा स्पीशी प्रेजेंट हो उस पर्टिकुलर एरिया में। और ये फिटनेस कैसे मेजर होता है? आर के टर्म्स में, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जिसे कहते हैं।
इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में गॉस ने जो एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली वो बताया गया है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जो सुपीरियर स्पीशीज़ है वो इवेंचुअली एलिमिनेट कर देते हैं दूसरे स्पीशीज़ को, जब लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट होता है तो। लेकिन ऐसे भी एविडेंस हैं प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के जो नेचर में हो रहा है, जो हमेशा ही कंक्लूसिव नहीं होता। जो स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते कुछ केसेस में। इस एग्जाम्पल में है गिवन है जो अबिंगडन टॉर्टॉइज है गैलापागोस आइलैंड में, वो एक्सटेंड हो गए एक डिकेड में जब उस आइलैंड में गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जब उस पर्टिकुलर आइलैंड में गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो जो अबिंगडन टॉर्टॉइज थे गैलापागोस आइलैंड में वो एक्सटेंड हो गए विद इन अ डिकेड, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats। क्योंकि गोट्स इतनी जल्दी जल्दी ग्रास को खा लेते थे, इतनी जल्दी जल्दी ग्रेज कर जाते थे, सो इसकी वजह से वो एक्सटेंट हो गया अबिंगडन टॉर्टॉइज। दूसरा एविडेंस ये है कंपटीशन का नेचर में, जिसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा जाता है। A species whose distribution is restricted to small geographical area because of the presence of competitive superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। देखो, एक स्पीशीज़ जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है एक पर्टिकुलर कम जोग्राफिकल एरिया में, क्योंकि कॉम्पिटिटिवली उससे ज़्यादा सुपीरियर स्पीशीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं इस वजह से। और ये पाया गया कि वो एक्सपैंड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंटली जो कंपीटिंग स्पीशीज़ है उसे रिमूव कर दिया जाए। एग्जाम्पल गिवन है कि कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये शो किया कि एक रॉकी सी कोस्ट पर स्कॉटलैंड के जो लार्जर और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलानस डोमिनेट करते थे इंटरटाइडल एरिया में, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया स्मॉलर बार्नेकल कैथामेलस को, उस जोन से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो स्मॉलर बार्नेकल थे तो वो डोमिनेट करते थे बैलानस, तो उन्होंने कैथामेलस को उस जोन से एक्सक्लूड कर दिया। जनरल में जो हर्बीवोर्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं कंपटीशन से कार्निवोर्स के कंपैरिजन में। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन द टू closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitive inferior one will be eliminated eventually। यानी कि दो अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ compete कर रहे हैं एक ही रिसोर्स के लिए तो वो साथ में कभी नहीं रह सकते हैं। वो जो कंपटीशन में जो वो कमज़ोर होगा वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये ट्रू है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग है, वरना नहीं। मोस्ट रीसेंट स्पीशीज़ ने ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया है ग्रॉस जनरलाइजेशंस अबाउट कंपटीशन। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out species ये point out करता है सिर्फ जो उन्हीं species पर जो competition को face कर रहे हैं और might evolve mechanism जो promote करते हैं coexistence को rather than exclusion। One such mechanism is resource partitioning। उनमें से एक mechanism है resources का partition होना। अगर दो स्पीशीज़ compete करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए तो वो अवॉइड कर सकते हैं कंपटीशन को बाय चूजिंग, यानी चूज़ करके वो अवॉइड कर सकते हैं कंपटीशन को। क्या चूज़ करके? अलग अलग समय पर खाने के हैबिट्स,
अलग अलग टाइम पर फीड करना या फॉरेज करना, उसका जो फॉरेज पैटर्न है वो अलग अलग हो जाए। तो अगर दोनों स्पीशीज़ को एक ही रिसोर्स के लिए compete करना है तो वो एक कंपटीशन को अवॉइड कर सकता है अगर वो अलग अलग समय पे फीड करें। मार्क अर्थर ने ये शो किया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो थे वार्बलर्स के, वो लिव करते थे एक ही ट्री पर रहते थे और कंपटीशन को अवॉइड करते थे, साथ में को एग्जिस्ट करते थे और अपने बिहेवियरल डिफरेंसेस उनके फोरेजिंग एक्टिविटीज़ में शो करते थे और साथ में को एग्जिस्ट करते थे। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है सो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।